के अंदर जैसे ही घुसा, एक गहरी सांस ली। आज गर्मी बहुत थी, वो पसीने से तरबतर था। नीतू बेटा, जा भाग कर जा और मेरे लिए गिलास ठंडा पानी लेकर आ। नीतू रसोई में जाती है और अपने बाबा के लिए एक गिलास घड़े से ठंडा पानी लेकर आती है। अरे तुम आ गए, आज तो बहुत गर्मी है। सुबह से मुझे चिंता हो रही थी कि आज कैसे काम करोगे। अरे भाई, काम तो करना पड़ेगा बिंदु। काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? अब गर्मी हो या सर्दी, भाई काम तो करना ही पड़ेगा ना। सुनो ना, इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है। अब क्यों ना हम लोग एक कूलर खरीद लें? हाँ बाबा, बहुत गर्मी है। कूलर चलाएंगे तो सारा कमरा ठंडा हो जाएगा, फिर तो गर्मी का पता ही नहीं चलेगा। हाँ जानता हूँ, कूलर की बहुत जरूरत है, लेकिन नहीं ले पाएंगे। आज खिड़की पर कांच लगाते हुए कांच टूट गया। ठेकेदार ने सब पर 2-2 हजार रुपए की पेनल्टी लगा दी है। अरे ये क्या बात हुई? इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है, कुछ न कुछ तो टूट ही जाएगा। ये तो ठेकेदार को सोचना चाहिए। गलती से अगर कोई नुकसान हो भी गया है तो इतना बड़ा जुर्माना। तुम मालिक से बात क्यों नहीं करते हो? मालिक? अरे यहाँ थोड़े ही रहते हैं मालिक, वो तो दूसरे शहर में रहते हैं। अरे कभी कभी आते हैं। इसका मतलब बाबा, हम इस साल भी कूलर नहीं ले पाएंगे? मुरारी लाल के पास कोई जवाब नहीं था। वो नहाने के लिए चला गया। बिंदु ने सबके लिए खाना लगाया। गर्मी में पंखे का पता ही नहीं चल रहा था। अब तो छत पर सोते हुए भी डर लगता है, पता नहीं कब कौन आकर हमला कर दे। गांव में रहते थे तो कितना अच्छा था, इतना बड़ा दलान होता था, सब उसी में सो जाते थे और गर्मी भी इतनी नहीं लगती थी। अरे क्या करूं बिंदु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अपनी इस प्यारी बेटी के लिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। देखो तो गर्मी से क्या हाल हो गया इसका। अगले दिन सुबह मुरारी लाल काम पर चला जाता है। नीतू स्कूल चली जाती है और बिंदु घर के काम खत्म करने लगती है। उधर ठेकेदार सब लोगों से 2000 ले लेता है। सुनो मुरारी लाल, तुम 2-4 लोगों के साथ आज ऊपर वाले 3rd फ्लोर पर घिसाई करोगे। अभी तो फिलहाल वहाँ पर एसी का काम खत्म हुआ है। सारे काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, बिल्डिंग बिकने को तैयार है। मुरारी लाल अपने साथियों के साथ 3rd फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ पर घिसाई का काम शुरू करता है। तभी दीवार पर लगे 2-2 एसी देखकर मजदूर थोड़ी देर एसी चलाकर बैठ जाते हैं। लगभग 10 मिनट में ही वो सारा हॉल ठंडा हो जाता है। अरे भैया कुछ भी कहो, मजदूर तो हमेशा मजदूर ही रहता है। मजे तो इन पैसे वालों के हैं। अरे देखो तो कैसा शिमला बना हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं था कि शिमला कैसा होता है, लेकिन सच कहता हूँ ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में बैठा हूँ। गजब है भैया, गजब है। ये बटन दबाया और पूरा कमरा ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा है कि गर्मी कभी थी ही नहीं। वो सब लोग अभी ठंडी हवाओं का मजा ले ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और उन तीनों को नीचे आने के लिए कहता है। नीचे आने पर उन तीनों को एक एक थप्पड़ मारता है। काम छोड़ो, एसी क्या तुम्हारे लिए लगा था? नहीं नहीं ठेकेदार जी, हमने तभी चलाया था घिसाई करते हुए। नीचे से भाप निकल रही थी। जब सांस लेना दुर्लभ हो गया तब हमने थोड़ी देर चला लिया। लगता है तुम्हारे ऊपर तो गर्मी कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। कल तुमने शीशा तोड़ा, आज तुम एसी चला कर बैठे हो। तुम शाम को मिलो, मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। ये सुनते ही मुरारी लाल परेशान हो गया और वो ठेकेदार के पैर पकड़कर रोने लगा। गलती हो गई ठेकेदार साहब, गलती हो गई। नौकरी से मत निकालो, बड़ी मुश्किल से मजदूर को काम मिलता है। ये भी हाथ से निकल गया तो घर परिवार कैसे चलेगा। मैं माफी चाहता हूँ। आज के बाद कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। पर ठेकेदार तो बहुत गुस्से में था। उसने खड़े खड़े ही मुरारी लाल को निकाल दिया। अपना हिसाब लेकर मुरारी लाल जब घर आया तो देखा बेटी बुखार से तप रही थी। इसको लू लग गई है, डॉक्टर ने कहा है इसे ठंड में रखो। हाँ तो घड़े से पानी निकाल और कपड़ा गीला करके इसके शरीर पर डाल दे। कह तो दिया है, नहीं ले पाऊंगा मैं इस साल कूलर। ये कहकर मुरारी लाल नीतू के पास आकर बैठ जाता है। उसका हाथ पकड़कर वो रोने लगता है। इस तरह रोता हुआ देखकर बिंदु उसके पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ? तुम तो बड़े परेशान लग रहे हो। थोड़ी देर ठंडी हवा में क्या बैठ गए। आज ठेकेदार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या मजदूर को गर्मी नहीं लगती? ये क्या कह रहे हो? नौकरी से निकाल दिया? लेकिन ऐसे कैसे? बहुत हो गया, अब अपने मालिक से बात करो।
अरे ठेकेदार कौन होता है नौकरी से निकालने वाला? उसने तो तुम्हें नौकरी पर रखा नहीं था। सुना तो है कि कल मालिक आ रहे हैं, लेकिन क्या बात करूं, क्या बोलूं, हाँ? क्या बोलूं उनसे? ठेकेदार मेरे से पहले ही उनके कान भर चुका होगा, और फिर गरीब की सुनता ही कौन है। नीतू को बहुत तेज बुखार है। जा जल्दी से ठंडे पानी में कपड़ा भिगो कर ला, मैं इसके शरीर को पोंछ देता हूँ, कुछ ठंडक महसूस करेगी। लेकिन गर्मी इतनी अधिक थी कि कपड़ा डालते ही सूख रहा था। पूरी रात मुरारी लाल को नींद नहीं आई। वो अपनी बेटी को बार बार गीला कपड़ा उड़ाकर उसे हवा कर रहा था ताकि उसका शरीर ठंडा हो सके। अगले दिन बिंदु ने मुरारी लाल से कहा कि वो किसी काम से जा रही है, तब तक वो नीतू का ख्याल रखे। अरे तू भी बीमार पड़ जाएगी, पता है ना बाहर कितनी तेज लू चल रही है। सूरज उगते ही लगता है जैसे दोपहर हो गई है। अगर मेरा जाना जरूरी न होता तो मैं ना जाती, लेकिन रुको, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ये कहकर बिंदु जल्दी से घर से निकल जाती है। बाहर निकलते ही तेज सूरज उसके शरीर को झुलसाने लगा। उसने अपने साड़ी का पल्ला सर पर रखा और भागते हुए बस स्टैंड की तरफ गई। वहां से बस पकड़कर वो मुरारी लाल जहाँ काम करता था वहां जाती है और ठेकेदार से मालिक के बारे में पूछती है। सुनो, यहाँ कोई काम नहीं है। अगर तुम काम की तलाश में आई हो तो जा सकती हो। अब ऑर्डर्स आएंगे ज्यादा क्योंकि ग्लो रोड पर है फ्री डिलीवरी। डाउनलोड द ऐप नाउ। नहीं नहीं, मैं तो मालिक से मिलने आई हूँ। बहुत पहले मैं उनके यहाँ काम करती थी। सुना है आज वो यहाँ आए हैं। मुझे बहुत जरूरी काम है। अब बस 5 मिनट के लिए मुझे उनसे मिलने दो। वो बार बार ठेकेदार से यही बात कह रही थी, लेकिन ठेकेदार उसे मालिक से मिलने नहीं देता। तभी मालिक वहाँ से गुजरता है और बिंदु की आवाज सुनकर रुक जाता है। कौन हो तुम? मालिक, मैं मुरारी लाल की घरवाली हूँ। आपसे कुछ बात करनी थी। दिख नहीं रहा मालिक कितना बिजी है, जाओ यहाँ से। मालिक, मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी है, बस 2-4 बातें आपको बतानी है जो बहुत जरूरी हैं। मालिक हाथ के इशारे से ठेकेदार को वहां से जाने के लिए कहता है और बिंदु को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में एसी चल रहा था। बिंदु एक पल के लिए रुक जाती है। वो उस ठंडी हवा को महसूस करती है। अरे तुम वहाँ क्यों रुक गई? आओ बताओ क्या बात है। मालिक, बुरा न मानो, लेकिन आप लोगों की जिंदगी भी बहुत अच्छी है। देखो ना, यहाँ पर एसी चल रहा है। आप गाड़ी में बैठोगे तो उसमें भी एसी रहा होगा। आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ ठंडक होगी। आपको तो पता ही नहीं है कि बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है। क्या तुम्हारी ये बात जरूरी थी? तुम मुझे ये बताने आई हो कि बाहर गर्मी पड़ रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मालिक। मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मेरे पति को कल ठेकेदार साहब ने निकाल दिया। आप तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, छोटी मुट्टी टूट जाए तो आप उसके लिए मजदूरों के ऊपर इतना भारी भारी जुर्माना लगा देते हैं। अगर 2 पल के लिए मजदूर एसी में बैठ गया तो उसकी नौकरी छीन लेते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? छोटी मोटी टूट के लिए हमारे पास में रिपेयरिंग में बहुत सामान पड़ा होता है। साहब, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि परसों मेरे पति के साथ और मजदूरों से एक शीशा टूट गया, जिसका जुर्माना ठेकेदार ने 2000 रुपए ले लिए। कल थोड़ी देर ठंडी हवा में क्या बैठ गए, नौकरी से ही निकाल दिया। मेरी बेटी बुखार में पड़ी हुई है। सोचा था 2 पैसे बचेंगे तो इस बार कूलर खरीद लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मौसम सिर्फ गरीबों के लिए बदलते हैं। गर्मी पड़ी तो बहुत गर्मी में हम ही झुलसेंगे, और अगर ठंड पड़ी तो बहुत ठंड में हम ही ठिठुरेंगे। आप एक बार मेरे घर आकर देखिए, आपको तब पता चलेगा कि एक मजदूर की जिंदगी कैसी होती है। इतनी गर्मी में वो कैसे काम करता है। बिंदु ने और ना जाने क्या क्या एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। तभी वहाँ पर एक नौकर ठंडा पानी लेकर आता है। बिंदु एक ही साथ वो पानी खत्म कर देती है। तुम्हारी बात सुनकर सचमुच में मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं अभी ठेकेदार की खबर लेता हूँ और मुरारी लाल से कहना कि कल से नौकरी पर आ जाए, ठीक है? बिंदु बहुत देर से घर पहुँचती है तो मुरारी लाल को बड़ी चिंता होती है। बिंदु की आते ही, कहाँ चली गई थी? देख देख नीतू को कितना तेज बुखार हो रहा है। बिंदु घर के अंदर घुसती है तो पीछे मालिक भी थे।
उन्हें वहां पर आया हुआ देखकर मुरारी लाल हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मालिक सारे घर की हालत देख और वहां की गर्मी को महसूस करता है। तुमने सच कहा था, बहुत गर्मी है। मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा गर्मी में कहाँ परेशान होगी, इन्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन आज समझ में आ रहा है, गरीबों की गर्मी तो वाकई में कहर होती है। अगले दिन मालिक वहां पर सभी मजदूरों को बुलाता है। मुरारी लाल भी काम पर पहुंच जाता है। वो भी मालिक के बुलावे पर वहां आ जाता है। भाई, आप लोगों की हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। इतनी गर्मी में भी आप लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। उसके बाद भी आप लोग रात को आराम से सो नहीं पाते क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं बिल्डिंग तैयार करता हूँ, उन्हें बेचता हूँ और बहुत मुनाफा कमाता हूँ। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि इसमें आप लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए। इसलिए कंपनी की तरफ से आप सब लोगों को एक एक कूलर दिया जा रहा है ताकि काम करने के बाद तुम सब लोग सुकून की नींद ले सको। फिर मालिक 2000 रुपए जिनसे लिए थे उन लोगों को वो पैसे वापस करवाता है। मुरारी लाल शाम को कूलर लेकर जब घर पहुंचता है तो बिंदु और नीतू दोनों बहुत खुश होते हैं। बिंदु, अरे ओ बिंदु, भगवान ने इस गरीब की सुन ली और तेरी मेहनत रंग ले आई। अब हमारे घर में भी कूलर है। नीतू को कूलर के बिल्कुल सामने सुलाना। और रात को सभी लोग कूलर के सामने चैन की नींद सोते हैं। दुर्गा ने सारी जिंदगी अपने बेटे रोहन को बड़ा करने और उसे कामयाब करने में लगा दी। रोहन के पैदा होते ही उसके पिताजी गुजर गए थे। दुर्गा कम पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया और इसी तरह अपने बेटे को बड़ा किया। रोहन जब बड़ा हुआ तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर घर आ गया। माँ, इसका नाम शालिनी है और हम दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। मैं शालिनी को पिछले 1 साल से जानता था। इसके घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी, इसलिए हम लोगों ने मंदिर में शादी कर ली। बेटा, जो बात तुम मुझे अभी बता रहे हो वो मंदिर में जाने से पहले भी तो बता सकते थे। मैं भी आ जाती तुम दोनों की शादी में तुम्हें आशीर्वाद देने। माँ, आशीर्वाद ही तो देना है। हम लोग यहाँ चले आए हैं, अब दे दो। दुर्गा दोनों को आशीर्वाद देकर घर के अंदर बुला लेती है, लेकिन वो मन ही मन दुखी होती है कि एक बेटा था, उसने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली। शालिनी बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। रोहन, तुमने कहा माँ का आशीर्वाद लेना था। हम लोग यहाँ आ गए, लेकिन मैं इस जगह पर नहीं रह सकती और तुम्हारी माँ कितनी बूढ़ी है, मुझे दिन रात उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, मेरी शादीशुदा जिंदगी अभी शुरू हुई है, अभी तो हमारे हंसने खेलने के दिन है। तुम फिक्र क्यों करती हो? हम यहाँ पर बस 1-2 दिन ही रुकेंगे। अब तो मेरा मन भी यहाँ नहीं लगता है। अगले दिन ही रोहन अपना सामान पैक कर रहा था कि तभी दुर्गा वहां आ जाती है। अरे बेटा रोहन, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ, शालिनी को ये जगह अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। अरे बेटा, मुझे रात को बता देता, मैं भी अपना सामान पैक कर लेती। तुम कहाँ जा रही हो माँ? पिछले 2 सालों से मैं तेरे से दूर रह रही हूँ, क्या तू मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा? माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं? वहां पर हमारा 1 कमरे का घर है, उसमें हम लोग रहेंगे या तुम रहोगी? तुम यहीं रहो माँ, मैं बीच बीच में पैसे भेजता रहूंगा। पैसों की कोई बात नहीं है बेटा, पैसे तो मैंने सारी जिंदगी कमाए हैं, मुझे तो बस तेरा साथ चाहिए। ओहो माँ जी, रोहन ने कितने साफ शब्दों में आपसे कह दिया है, हम आपको साथ नहीं ले जा रहे हैं। दुर्गा अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। रोहन और शालिनी दुर्गा को छोड़कर अपने 1 BHK में चले जाते हैं। 1-2 महीने तक रोहन दुर्गा को कुछ पैसे दे देता था, लेकिन उसके बाद उसने पैसे देने बंद कर दिए। दुर्गा की जमा पूंजी जो भी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और 1 साल बीत गया। एक दिन दुर्गा छोटे से शीशे के सामने खड़ी थी और खुद से बातें कर रही थी। सारी जिंदगी माँ बाप एक बेटा होने की दुआ भगवान से करते हैं, क्या यही दिन देखने के लिए? तभी दुर्गा को अपना प्रतिबिंब बोलता हुआ दिखाई देता है। दुर्गा नाम है तेरा, इतनी लाचार क्यों हो रही है? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक तूने अपना सारा समय सिर्फ अपने बेटे को कामयाब बनाने में लगा दिया। आज तो इतनी लाचार हो गई है कि अपनी 2 रोटी कमा नहीं सकती। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है दुर्गा, इस घर से बाहर निकल और निकलकर अपने लिए काम देख। अपने ही प्रतिबिंब से हौसला मिलने पर दुर्गा की शक्ति अंदर से जागृत होती है और वो तभी तैयार होकर घर से निकल जाती है।
वो कई लोगों से काम के बारे में बात करती है, लेकिन कहीं पर भी उसे बुढ़िया समझकर काम नहीं दिया जाता। तभी वो सड़क किनारे एक नारियल पानी बेचने वाले के पास जाती है। नारियल पानी पीना है बहन? नहीं भैया, नारियल पानी नहीं पीना है, मुझे काम की तलाश है। तुम मुझे काम दे सकते हो? क्यों मजाक कर रही हो बहन? इस उम्र में भला तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ी है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी देखभाल करेंगे। भैया, तुम्हारा तो सवाल ही गलत है। अगर मैं यहाँ खड़ी होकर तुमसे काम मांग रही हूँ तो समझ जाना चाहिए था कि बच्चे देखभाल नहीं कर रहे हैं। एक बेटा था, वो भी छोड़कर चला गया। अब भगवान ने जितनी उम्र दी है उतनी उम्र तक के लिए खाना पीना तो चाहिए ही ना, इसीलिए काम की तलाश है। तुम्हारे लिए काम? देखो बहन, ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। हाँ, दोपहर को मैं कुछ देर आराम करने के लिए जाता हूँ घर, तब तक तुम दुकान संभाल सकती हो। ठीक है भैया, मैं ये काम कर लूंगी। दुर्गा काम मिलने से खुश थी। दोपहर को नारियल पानी वाला, जिसका नाम महेश था, अपने घर चला जाता है। उसकी जगह दुर्गा दुकान पर बैठी थी। तभी वहाँ कार से 4 कॉलेज के बच्चे गुजर रहे थे। वो दुर्गा को दुकान पर बैठा देख उसके पास आते हैं। आंटी, 4 नारियल पानी देना। हाँ बेटा, ये लो, अभी देती हूँ। आंटी, इस उम्र में भी आप काम कर रही हो? गर्मी ऐसी कि सीट तवे सा जलाए। हल्का बेटा, काम करने की कोई उम्र नहीं होती। ये तो जरूरत है जो काम करना ही पड़ता है। सही कहा आंटी, अब चिंता मत करो। यहाँ कॉलेज के बहुत बच्चे आते रहते हैं। हम सबसे कहेंगे कि वो आपके यहाँ से नारियल पानी खरीदें। दुर्गा मुस्कुरा देती है। 1-2 घंटे बाद महेश भी अपनी दुकान पर आता है। भैया, आपके जाने के बाद में 10 नारियल पानी बिके हैं। हाँ। सच कह रही हो बहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब मैं दोपहर को जो दुकान बढ़ाकर चला जाता था, बहुत नुकसान में रहता था। मुझे नहीं पता था कि दोपहर को भी यहाँ पर ग्राहक आते हैं। चलो, तुम्हारे आने का मुझे फायदा हुआ। दुर्गा काम मिलने से बहुत खुश थी। रोजाना दोपहर में महेश की दुकान संभालती और आसपास के बच्चे दोपहर को दुर्गा के पास आकर नारियल पानी पीते हैं। बच्चों के आने से चहल पहल भी हो जाती है। दुर्गा भी उनसे बातें करती है और इस तरह समय कब बीत जाता है दुर्गा को पता ही नहीं चलता। और अपने बेटे को वो उन सब बच्चों के बीच में बिल्कुल भूल चुकी थी। एक दिन, दुर्गा बहन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी बेटी हैदराबाद में रहती है। उन लोगों ने वहां पर 4 मंजिला मकान बनाया है और मेरा दामाद बहुत अच्छा है। उसने अपने बूढ़े माँ बाप और मुझे अपने पास बुलाया है। कह रहा है कि इस उम्र में मैं किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए सब मेरे साथ रहो। बहुत खुशकिस्मत वाले हो भाई साहब, जो तुम्हारे पास इतनी प्यारी बेटी है। इसका मतलब अब मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ। तुम दुकान बंद करने आए हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुमसे ये कहने आया था कि आज से तुम इस दुकान की मालकिन हो और ये दुकान तुम अपने तरीके से चलाओ। पर भैया, अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी दुकान का पैसा दे सकूं। तुम तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हो। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। ये दुकान भी तुम्हारी है। मैं तुम्हें समझा दूंगा कि सामान कहाँ से आता है, किस भाव में लेना है और कैसे सब कुछ करना है। दुर्गा मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर महेश सारा काम समझा देता है और अपनी बेटी के पास हैदराबाद चला जाता है। अब दुर्गा पूरा दिन दुकान पर बैठती। आसपास के बच्चे दुर्गा को जान ही गए थे। फिर धीरे धीरे उधर के कॉलोनी के लोग भी दुर्गा के पास नारियल पानी लेने आने लगे। दुर्गा सबसे इतने प्यार से बात करती थी कि सभी की प्यारी हो गई और इसी तरह दुर्गा का समय बिजी होने लगा। और देखते ही देखते 1 साल और बीत गया। एक दिन शालिनी दुर्गा के पास आती है। माँ जी, रोहन की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको याद कर रहा है। हाँ, क्या हुआ मेरे रोहन को? आपके उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने अपेंडिक्स बताया है। उसके इलाज के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम लोग जितना कमाते थे उतना ही खर्च कर देते थे। अच्छा, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर केवल पैसे मांगने के लिए आई हो? मुझे रोहन ने भेजा है। उसने कहा है माँ पैसों के लिए मना नहीं करेगी। माँ तो कभी किसी चीज के लिए मना करती ही नहीं है। जब भी उसके बच्चों को जरूरत होती है वो तो अपना पेट काट कर भी उसे अपनी पसंद की चीज दिला देती है। पर वही बच्चे फिर क्या करते हैं? ये सुनते ही शालिनी अपना सर नीचे कर देती है। दुर्गा अपने बेटे रोहन के पास जाती है। वो बहुत कमजोर हो रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो दर्द से छटपटा रहा था। माँ, मुझे माफ कर दो।
तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे इलाज में? करीब 2 लाख। दुर्गा अपने कांपते हाथों से साथ लाए हुए बैग को खोलती है और उसमें से 2 लाख रुपए गिनकर डॉक्टर को दे देती है। माँ, तू कितनी अच्छी है, तूने मुझे माफ कर दिया ना। अपना इलाज अच्छे से कराना, और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, 2 रोटी दिन की मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। ठीक है माँ, मैं बता दूंगा, लेकिन तू मुझे बता, माँ तूने अपने बेटे को माफ कर दिया ना? भगवान ने मुझे शायद इसलिए अभी तक जिंदा रखा और काम दिया कि मैं अपना ये आखिरी फर्ज पूरा कर पाऊं। लेकिन बेटा, रही बात माफी की, तो वो तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं शायद बोलकर तुझे कह दूं कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन मेरे दिल में जो टीस तूने दी थी, रह रह कर वो हमेशा उभरती रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक वो मेरे दिल में रहेगी, तो सच कहती हूँ, शब्दों से दी गई हुई माफी नहीं होगी। इसीलिए तो खुश रह बस। ये कहकर दुर्गा वहां से चली जाती है। रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगता है। अब क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हारा इलाज आराम से हो जाएगा, और माँ कहा ना कि वो और पैसों की मदद कर देगी। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैं जानता था मेरी माँ ने सारी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी है, और जब मैं कमाने लगा तो मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। वो सही कहकर गई है, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। रोहन का इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। कई बार अपनी माँ को मनाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन दुर्गा कड़े शब्दों में कह देती है, रोहन, तुम यहाँ पर मरते दम तक भी आते रहोगे, मैं तब भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उस दर्द को कभी भूल ही नहीं सकती जब तुम मुझे छोड़कर गए। जो बेटा एक बार मुझे छोड़ सकता है, उसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने खुद को सर उठाकर जीना सिखा दिया है, इसीलिए आज के बाद तुम मेरे पास कभी मत आना। रोहन वहां से चला जाता है और दुर्गा अपना नारियल पानी बेचकर बहुत खुश थी। वो आस पड़ोस के सभी लोगों से हंसकर बातें करती और सभी लोग दुर्गा को बहुत पसंद करते हैं।